नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। चलिए शुरुआत करते हैं खबर दमदार की। और खबर दमदार में सबसे पहले बात करेंगे निकाय चुनाव की। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अहम बैठक की है। दूसरे चरण के प्रत्याशियों पर मुहर लगना संभव है इस बैठक में। और सीएम आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई है। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम बैठक में मौजूद रहे। तो बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर मीटिंग चल रही है। भूपेंद्र चौधरी समेत सभी वरिष्ठ पदाधिकारी इस मीटिंग का हिस्सा बने हैं। निकाय चुनाव पर बीजेपी की अहम बैठक, और बताया जा रहा है कि दूसरे चरण के प्रत्याशियों पर इस वक्त मंथन चल रहा है और बहुत जल्द दूसरे चरण के लिए भी प्रत्याशियों की सूची सामने आ जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर यह मीटिंग चल रही है। सीएम आवास पर मीटिंग, जिसमें भूपेंद्र चौधरी समेत दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। निकाय चुनाव जिस पे बीजेपी ने दावा किया है कि कमल हर तरफ खिलेगा, दूसरे चरण को लेकर ये मीटिंग हो रही है। और चलिए सीधा संकेत मिश्रा का रुख करते हैं। लखनऊ में सीएम आवास से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संकेत, कितनी देर हुई बैठक शुरू हुए, कितनी देर तक ये बैठक चल सकती है? और जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे हैं कि दूसरे चरण के जो प्रत्याशी हैं उनके नामों पर मुहर लग सकती है यहाँ पर। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि दूसरे चरण के जो प्रत्याशी हैं उनके नामों का पैनल भेजा गया था भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में, और राज्य मुख्यालय में कल से बैठकों का दौर लगातार जारी है। आज दिन भर बैठकें हुई राज्य मुख्यालय में। भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में, महामंत्री संगठन मौजूद रहे, और सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष जो दूसरे चरण में जिन नामों का पैनल आया था उन क्षेत्रों के क्षेत्रीय अध्यक्ष मौजूद रहे, तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। जी संकेत, क्या अंदर से खबर आ रही है? जिस तरह से हमने देखा पहले चरण के लिए, खासकर मेयर पद के लिए जो मौजूदा मेयर, कईयों के नाम कट गए, ज्यादातर के नाम कट गए, और जो मंत्री हैं उनके परिजनों को टिकट इस बार नहीं मिला है। क्या दूसरे चरण में भी ऐसे देखने को मिलेगा? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही इस बात के निर्देश दिए थे और संगठन में आम सहमति बनी थी कि कोशिश ये की जाएगी कि जो मंत्री हैं उनके परिवार वालों को, विधायक और सांसद के परिवार वालों को टिकट नहीं दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री के आवास पर यह बैठक चल रही है, और इस बैठक में महामंत्री संगठन धर्मपाल मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद हैं, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है और ये बैठक लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रभारी राधा मोहन सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। 7 नगर निगम, जो दूसरे चरण के लिए 7 नगर निगम के महापौर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होना है, उन पर मंथन किया जा रहा है। इसके अलावा नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए जो अध्यक्षों के नामों का पैनल है उन पर भी मंथन किया जा रहा है। आज की ये कोर कमेटी की बैठक काफी अहम है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत जो कोर कमेटी के तमाम लोग हैं वो मौजूद हैं इस बैठक में, और मंथन उन नामों पर किया जा रहा है। बिल्कुल संकेत, काफी महत्वपूर्ण है ये बैठक, काफी अहम है ये बैठक, और इसके बाद हो सकता है कि जल्द ही उन नामों का ऐलान भी यहाँ पर बीजेपी कर दे जो दूसरे चरण के प्रत्याशी रहेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी के स्वच्छ विरासत अभियान को अवार्ड मिला है। जी हां, सैनिटेशन कैटेगरी में यह अवार्ड मिला है। इंप्रूव द लिविंग एनवायरमेंट अवार्ड मिला है उत्तर प्रदेश को। ऐतिहासिक पर्यटनों पर चलाया गया अभियान, 75 पर्यटन स्थलों पर अभियान चलाया गया है, और इसी के लिए उत्तर प्रदेश को यह सम्मान मिला है। तो 14 से 24 जनवरी के बीच ये अभियान चला था, जिसके लिए उत्तर प्रदेश को यह अवार्ड मिला है। सैनिटेशन कैटेगरी में यह अवार्ड प्रदेश ने हासिल किया है। यूपी के स्वच्छ विरासत अभियान को अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अतीक शूटआउट पर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान आया है। ओवैसी ने शूटर्स की तुलना गोडसे से करते हुए कहा कि शूटर्स पर यूएपीए क्यों नहीं लगाया गया। ओवैसी ने अपने बयान में कहा कि ये शूटर्स आतंकवादी हैं और ये गोडसे के नक्शे कदम पर ही चल रहे थे। साथ ही ओवैसी ने तीनों शूटर्स को टेरर सेल का हिस्सा भी बताया और गोडसे से तुलना की है तीनों शूटर्स की। तो आपको बता दें एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने कहा कि अतीक को मारने वाले तीनों शूटर्स उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं जिस नक्शे कदम पर गोडसे ने चला था, और गोडसे ने गांधी की हत्या की थी। यानी कि अतीक अहमद की तुलना एक तरह से गांधी से करते नजर आ रहे हैं ओवैसी साहब। तो ओवैसी साहब ने अतीक अहमद की तुलना गांधी से कर दी है और अतीक के हत्यारों की तुलना गोडसे से कर रहे हैं।
वाले गोडसे की नाजायज औलाद हैं, क्योंकि गोडसे ने भी गांधी को मारा था गोली से, तो ये गोडसे के जानशीन हैं। और मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि ये गोडसे के लुत्फे से पैदा हुए हैं, ये पूरे के पूरे गोडसे के लुत्फे से पैदा हुए। ये 3 लोग टेरर सेल का हिस्सा है। मैं आपको बता रहा हूं, मुझे शक है कि हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं, कितने हैं नहीं मालूम, जिनको ट्रेनिंग दी गई है, जिनको हथियार दिया गया है और जिनको कहा गया कि बेटे गोडसे का ख्वाब पूरा करना है तुमको। जब मुझ पर गोली चलाई गई, लखनऊ के बड़े इमामबाड़े में अलविदा की नमाज के बाद प्रदर्शन हुआ। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ यहां प्रदर्शन हुआ है। इजराइल और अमेरिका के बैनर पोस्टर जलाकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। लेकिन आज कमजोर से कमजोर तब हो गया। आपको बता दें, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो लड़ाई चल रही है उसे लेकर के इजराइल के खिलाफ पोस्टर जलाया गया। इजराइल का पोस्टर जलाया गया। बड़े इमामबाड़े में नमाज के बाद ये प्रदर्शन हुआ है। आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर में शॉर्ट सर्किट के चलते ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। आग लगने से धू-धू कर जला ट्रांसफार्मर और आग लगने से करीब 200 घरों की बत्ती गुल हो गई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उधर प्रतापगढ़ में कपड़े की दुकान से लाइव चोरी का मामला सामने आया। पंजाबी मार्केट में ईद पर खरीदारी को पहुंची महिला ने एक कपड़े की दुकान से सूट का कपड़ा चोरी कर लिया। सूट चोरी का ये वीडियो सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गया। तो पलक झपकते ही चोरी के बाद महिला दुकान से फरार हो गई, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। कपड़ा चोरी का ये सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है वीडियो। आगे बढ़ते हैं। हरदोई में सांडी कस्बे में निकाय चुनाव का प्रचार कर रहे बीएसपी प्रत्याशी ने मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। रामजी गुप्ता ने आरोप लगाया है कि चुनाव प्रचार के दौरान विरोधी लोगों ने उनके गुट पर हमला कर दिया, समर्थकों पर हमला कर दिया। वहीं पुलिस ने मामले में जांच कर कार्रवाई की बात कही है। ये सांडी के बारे में बताया जा रहा है। कथित रूप से कल शाम को कोई घटना हुई है धमकाने की और मारपीट करने की। इसके बारे में जो इसकी सत्यता है उसकी जांच की जा रही है। यदि यह घटना सत्य पाई जाएगी तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। और अगली खबर सहारनपुर से, जहां पर बाइक सवार को बचाने के चक्कर में स्कूल बस बेकाबू होकर सड़क किनारे एक गड्ढे में जा गिरी। इस हादसे में बस ड्राइवर की हालत गंभीर हो गई है। कई टीचर्स चोटिल हो गए। हादसा गंगोह रोड पर ओनाली गांव के पास हुआ। तो बस में करीब 10 अध्यापक सवार थे जो कि एक पिकनिक से वापस लौट रहे थे और यह हादसा हो गया। उधर हमीरपुर के एक डिग्री कॉलेज में छात्र की पिटाई के बाद छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद विद्यालय के स्टाफ के साथ भी जमकर नोकझोंक देखने को मिली। पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत करवाया। ये मामला सुंदरलाल शिवहरे डिग्री कॉलेज का बताया जा रहा है। एक बच्चा पीछे बैठा था, इस बेंच उठा के उस बेंच में आ गया था। ओनली मैंने हंस दिया था, उन्होंने बस गाली गलौज की, लाठी डंडों से प्रहार कर दिया। किसने? वो टीचर, क्लास टीचर मेरा था, उसने मारा मुझे। हाँ। यूपी पुलिस ने माफिया अतीक अहमद और अशरफ के साले सद्दाम की तलाश तेज कर दी है। यूपी पुलिस की एक टीम कर्नाटक के लिए रवाना हुई है। कर्नाटक में सद्दाम के होने की जानकारी मिली है। तो सद्दाम पर पुलिस ने 50,000 का इनाम भी घोषित किया हुआ है। बरेली कोर्ट से उसका गैर जमानती वारंट भी जारी है। और मास्टरमाइंड सद्दाम ने ही बरेली में माफिया की जड़ें जमाई थी और जेल में बंद अपने बहनोई अशरफ से शूटरों की बगैर रिकॉर्ड के मुलाकातें करवाई थी, ये भी जानकारी मिली है। और प्रयागराज कांड की साजिश बरेली जेल में रचे जाने का भी खुलासा होने के बाद से ही सद्दाम फरार चल रहा है।
वहीं समाजवादी पार्टी के नेता लल्ला गद्दी समेत उसके साथी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस और एसआईटी को अब सद्दाम की सरगर्मी से तलाश है। वहीं माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी की मुश्किलें अब लगातार बढ़ रही हैं। बताया जा रहा है कि फरार अफशा अंसारी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। अफशा अंसारी को पकड़ने के लिए छापेमारी भी चल रही है। कुल 75,000 रुपए का इनाम अफशा पर है। मऊ में 25,000, गाजीपुर में 50,000 रुपए का इनाम है, लेकिन पुलिस अभी तक पकड़ नहीं पाई है। आपको बता दें, अफशा अंसारी, इनकी तलाश चल रही है। लुकआउट नोटिस भी जारी हो गया है क्योंकि इनपुट ये मिला था पुलिस को, खुफिया एजेंसियों की ओर से जानकारी मिली थी कि अफशा बाहर जा सकती है देश के। ऐसे में लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। तो 3 सवाल जो सामने हैं, कहाँ है अफशा, और दूसरी तरफ मुश्किल में माफिया नजर आ रहा है मुख्तार अंसारी, और पुलिस की तरफ से जो एक्शन लिए गए उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आया है, ये भी लगातार न्यूज़ 18 आपको बता रहा है। लखनऊ में गुड्डू मुस्लिम के नाम से धमकी मिली है। एक किसान नेता को 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। चिट्ठी के जरिए ये धमकी किसान नेता देवेंद्र तिवारी को मिली है। गाड़ी पर चिपकाई गई ये चिट्ठी, 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है चिट्ठी के जरिए। अतीक और शाइस्ता का भी इसमें जिक्र है। PIL लगाने को लेकर ये धमकी दी गई और पुलिस को जानकारी देने पर मार डालने की भी बात लिखी गई है इस चिट्ठी में। मेरी गाड़ी में एक चिट्ठी मिली, गाड़ी के पीछे वाइपर में लगा रखी थी किसी ने, जिसमें गुड्डू मुस्लिम द्वारा मुझे धमकी दी गई और कहा गया कि 20 लाख रुपए आज पहुंचा दो, नहीं तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। और बड़ा विस्तृत लेटर बड़ा है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का भी नाम है और अमिताभ यस्सर का भी नाम है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, प्रशासन से इसके गंभीरता से लेते हुए इस पर कड़ी कार्रवाई करें। जो लोग हैं उनको पकड़ा जाए और मुझे भी उचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या करने के बाद कई चौंका देने वाले खुलासे हो रहे हैं। यूपी STF कई लोगों पर नजर रख रही है और लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों की तलाश में जगह जगह दबिश दी जा रही है। यूपी पुलिस और STF ने इसके लिए पूरी ताकत लगा दी है। सूत्रों से खबर मिल रही है कि अतीक और अशरफ की हत्या के बाद सर्विलांस पर जितने नंबर्स लिए गए थे उनमें से 3000 मोबाइल फोन अचानक ही बंद हो गए। अब इन सभी नंबर्स को ट्रेस करने की कोशिश हो रही है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद STF ने उसके शूटर्स, उसके सहयोगी, रिश्तेदारों के लगभग 3000 नंबर सर्विलांस पर लगाए थे, जो अचानक से बीते दिनों में बंद हो गए। STF को ये बात अब समझ के बाहर लग रही है कि अचानक से इतने बड़े लेवल पर कैसे सारे मोबाइल फोन्स एक साथ बंद हो गए। इनमें से कई नंबर उत्तर प्रदेश के बाहर के भी थे जो अचानक से बंद कर दिए गए। STF लगातार इनको मॉनिटर कर रही थी। अब STF इस बात को लेकर परेशान है कि आखिर कैसे ये 3000 नंबर एक साथ बंद हो गए। इनमें कई अतीक के शूटर्स थे, शूटर्स के सहयोगी थे, अपराधी थे, माफिया थे, लेकिन आखिर कैसे ये 3000 नंबर एक साथ बंद हो गए और कैसे इन सबको इस बात की जानकारी मिली कि वो नंबर्स रडार पर हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सर्विस डे पर देश के सिविल सेवकों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया कह रही है कि आज भारत का वक्त आ चुका है। हम ऐसे वक्त में ब्यूरोक्रेसी को मजबूत करना चाहते हैं। वहीं सिविल सेवा के 15 अधिकारियों को लोक प्रशासन में सर्वोच्च मानदंड स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता मेडल से सम्मानित किया गया। यूपी के 2 अधिकारी रामपुर के DM रविंद्र कुमार मंदर और चित्रकूट के DM अभिषेक आनंद को PM अवार्ड मिला है। पीएम मोदी ने कहा कि अब आजादी के अमृतकाल में युवा अधिकारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगले 15 से 20 साल
इन सभी अधिकारियों का कार्य महत्वपूर्ण होने वाला है। ये एक ऐसा समय है जब देश ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। एक ऐसा समय है जब देश ने अगले 25 वर्षों के विराट विशाल लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तेजी से कदम बढ़ाना शुरू किया है। देश को आजादी के इस अमृत काल तक लाने में उन अधिकारियों की बड़ी भूमिका रही जो 15, 20, 25 साल पहले इस सेवा में आए। अब आजादी के इस अमृत काल में उन युवा अधिकारियों की भूमिका सबसे बड़ी है जो अगले 15, 20, 25 साल इस सेवा में रहने वाले हैं। 16वें सिविल सेवा दिवस पर यूपी में जल जीवन मिशन की सफलता की कहानी बताई गई। पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति की मौजूदगी में यूपी में जल जीवन मिशन की तारीफ हुई और इसे लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने भी ट्वीट कर यूपी में हर घर नल योजना की प्रगति की तारीफ की। दरअसल इस दौरान बुंदेलखंड से विंध्य तक हर घर नल योजना के तहत सभी घरों को पानी की सप्लाई उपलब्ध करवाई जा रही है और इसी योजना को साझा किया गया था, जिसकी तारीफ करते दिखे गजेंद्र सिंह शेखावत। बुंदेलखंड से विंध्य तक जहां पर पानी की किल्लत हमेशा बनी रहती थी, सबसे बड़ी परेशानी बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों की यही थी कि कभी सिंचाई के लिए पानी नहीं होता था तो पीने के पानी के लिए भी 3-4 किलोमीटर तक इन्हें दौड़ धूप करनी पड़ती थी। और ऐसे में हर घर नल योजना के तहत घरों तक नल पहुंचा और नल के जरिए पानी, जिससे लोगों को राहत मिली है। इसी योजना की तारीफ हुई है। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।